हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग अंतरोपण या इम्प्लांटेशन, सगर्भता या प्रेगनेंसी और अपरा या प्लेसेंटा के विषय में समझते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अंतरोपण या इम्प्लांटेशन, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके तहत अंडाणु और शुक्राणु का संलयन एम्पलरी और इस्थमस जंक्शन में होता है और उसके पश्चात जायगोट का निर्माण होता है। अब जायगोट का जैसे निर्माण होता है, ये जायगोट या युग्मनज अब तेजी से गर्भाशय की तरफ गति करने लगता है। निषेचन के पश्चात जो युग्मनज या जायगोट है तेजी से अब गर्भाशय की तरफ गति करने लगेगा। इस दौरान इसमें समसूत्री विभाजन भी होगा। तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाएगा? विदलन या क्लीवेज। इसके तहत क्या होगा कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 इस तरह की कोशिकाएं लगातार बढ़ेंगी और इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमेर कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक अंडाणु की संरचना है। शुक्राणु के साथ अंडाणु का जो मिलन होता है उसके द्वारा जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट आगे क्लीवेज के द्वारा या विदलन की प्रक्रिया के द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ता है। 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। 8 से 16 कोरक खंड या ब्लास्टोमियर युक्त कोई कोशिका या कोई संरचना है। 8 से 16 कोरक खंड या ब्लास्टोमियर युक्त संरचना को मोरुला कहते हैं। अब ये मोरुला फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ या गर्भाशय की तरफ गति कर रहा है और धीरे धीरे इस संरचना में भी और बदलाव आएगा और इसमें भी और ज़्यादा अब क्लीवेज या विदलन की प्रक्रिया होगी, या कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन होगा। अब क्या होगा कि जो मोरुला है, मोरुला के बाहर की ओर की जो कोशिकाएं हैं एक लेयर के रूप में ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगी। एक ऐसी लेयर बन जाएगी और इन लेयरों में इस तरह से कोशिकाएं आ जाएंगी। ठीक है, मोरुला में अब परिवर्तन होगा और ज़्यादा इसमें कोशिकाओं का विभाजन हो गया और साथ ही साथ इसमें कुछ कोशिकाएं बाहर एक लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगी और इन कोशिकाओं को पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और अंदर की तरफ भी कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो कि क्या इनर सेल मास जिनको कहेंगे या अंतर कोशिका समूह कहेंगे। अंदर की तरफ भी इस तरह की कुछ कोशिकाएं होंगी, इन्हें अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास कहते हैं। यहाँ आप बीच में देखेंगे, बीच में यहाँ कुछ स्पेस भी है। इस स्पेस को कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। इसको कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं और इस पूरी की पूरी संरचना को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले जायगोट का निर्माण होगा निषेचन प्रक्रिया के द्वारा एम्पलरी और इस्थमस जंक्शन में, और साथ ही साथ ये जो जायगोट का निर्माण हुआ, जायगोट अब धीरे धीरे इसमें समसूत्री विभाजन होगा और ये जो संरचनाएं जो आगे बन रही हैं धीरे धीरे अब ये संरचनाएं हैं, जैसे कि मोरुला बना, ये संरचनाएं धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ गति करती है और आगे की जो प्रक्रिया है मोरुला से अब ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पर निर्माण हो गया। मोरुला से अब जो आगे की संरचना है क्या बना देगा, वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी और इसके बीच में जो यहाँ पर एक गुहा है इसको हम कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट है। अब क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो बाहरी जो जैसे यहाँ पर हमने देखा था अभी कि जो ये बाहरी जो सतह है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब क्या होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम में धंस जाएगी। एंडोमेट्रियम में ये धंस जाएगी और इसके धंसने के साथ साथ एंडोमेट्रियम में जैसे ये धंसेगा, साथ ही साथ जो पूरे का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट भी अब क्या होगा, इसमें पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, जिसकी वजह से अब ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम से पूरी तरह से चिपक जाएगा। इस प्रक्रिया को कहने का तात्पर्य, जो इसके चिपकने को ही हम क्या कहेंगे, अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहेंगे। जो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम में धंस जाएगी, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। अंतरोपण के पश्चात यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट की संरचना दी गई है। अंतरोपण के पश्चात जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ये इनर सेल मास या अंतर कोशिका समूह,
इससे अब भ्रूण का निर्माण होता है। अब आगे इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सगर्भता या प्रेगनेंसी, इसके विषय में समझते हैं। अंतररोपण या इम्प्लांटेशन के पश्चात पोस्ट कोरक या ट्रोफोब्लास्ट पर एक अंगुलीनुमा संरचना उभरती है जिसे जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाय कहते हैं। जैसे जो बाहरी जो इस तरह की जो संरचना थी, जो बाहरी कोशिकाओं की एक इस तरह से लेयर बनी थी, इस लेयर को हमने क्या कहा, ट्रोफोब्लास्ट कहा। इन लेयरों से अब इस तरह की एक संरचना, ऐसी संरचना बन जाएगी, अंगुलीनुमा ऐसी संरचना बन जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, कोरियोनिक विलाय कहेंगे। अब इस कोरियोनिक विलाय के बीच बीच में, क्योंकि ये कोरियोनिक विलाय है, ये कहाँ धसी है, ये एंडोमीट्रियम में धसी हुई है। तो जैसे ये धसेगा, इन अंगुलीनुमा संरचनाओं के बीच बीच में जो मैटरनल जो ब्लड है प्लस जो माता का जो रक्त है वो भी इसमें प्रेजेंट रहेगा, और साथ ही साथ ऊतक भी, माँ के शरीर के जो ऊतक है, गर्भाशय ऊतक है, वो भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एक यूनिट तैयार हो जाएगी, एक क्रियात्मक और संरचनात्मक एक इकाई तैयार हो जाएगी। और इस पूरी की पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा या अपरा। फिर ध्यान से समझिए, प्लेसेंटा या अपरा क्या है। प्लेसेंटा या अपरा 3 संरचनाओं से मिलकर बनती है। नंबर पहला कोरियोनिक विलाय, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से निर्मित होती है। कोरियोनिक विलाय का निर्माण किससे होगा, कोरियोनिक विलाय का निर्माण ट्रोफोब्लास्ट से होगा। और दूसरा, माँ के शरीर के जो गर्भाशय के ऊतक, तो पहला क्या है, कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय से बनेगा ये प्लेसेंटा। दूसरा, माता के गर्भाशय ऊतक। और तीसरा, जो मदर्स जो ब्लड होगा, माँ का जो रक्त होगा, शरीर के अंदर का रक्त, गर्भाशय का रक्त। इन 3 संरचनाओं से मिलकर एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तैयार हो जाएगी। और इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है, प्लेसेंटा का निर्माण कोरियोनिक विलाय, गर्भाशय ऊतक और माँ के शरीर का जो गर्भाशय का जो रक्त है, इन तीनों से मिलकर अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण होता है। अपरा या प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ये प्लेसेंटा की संरचना दी, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, जिसमें कोरियोनिक विलाय नंबर पहला, नंबर दूसरा माँ के शरीर का जो मैटरनल ब्लड होता है, और तीसरा जो यूट्राइन जो टिश्यू होता है, जो गर्भाशय ऊतक होता है, इन 3 संरचनाओं से मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और यहाँ पर ये आप देखेंगे एक फीटस है, एक गर्भ है, और जो फीटस या जो गर्भ है वह इस प्लेसेंटा से एक संरचना के द्वारा जुड़ता है, और इस संरचना को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। यहाँ पर इस संरचना को हम क्या कहेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा और गर्भ या जो फीटस होता है उसके बीच की संरचना, बीच को, दोनों को कनेक्ट करने का कार्य कौन करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, या जिसे हम नाभि रज्जु कहते हैं, जिसे बाद में शिशु जन्म के बाद उस समय इसको काट भी दिया जाता है। अपरा या प्लेसेंटा भ्रूण तथा माता के शरीर के मध्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें और मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फीटस है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेसेंटा यहाँ पर बनता है, और ये गर्भाशय है, और यहाँ पर ये संरचना, बीच की संरचना, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे कि जो वजाइना से ठीक ऊपर जो सर्विक्स का पार्ट होता है, यहाँ पर सर्विक्स, यहाँ पर आप देखेंगे प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स लिखा है। तो जो म्यूकस होता है, इस यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट रहता है। जो सर्विक्स होता है वहाँ का जो वहाँ स्पेस है, वहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट रहता है, जिससे कि म्यूकस एक प्लग के रूप में रहता है। म्यूकस प्लग वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जिससे कि बाहर से कोई बैक्टीरियल या कोई इस तरह का इन्फेक्शन गर्भ को नुकसान न पहुंचा सके, गर्भाशय के अंदर कोई इन्फेक्शन ना आए, इसलिए यहाँ पर म्यूकस एक प्रकार से यहाँ पर म्यूकस प्लग यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से गर्भाशय में गर्भ पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। अब हम लोग इसमें आगे समझते हैं अपरा के कार्य या फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। अपरा, जैसे कि हमने पढ़ा, अपरा ये जैसे कि माता के शरीर का गर्भाशय है, और ये अपरा, और ये
फीटस आप समझिए, तो अपरा क्या है? अपरा माँ के शरीर को फीटस से जोड़ने का एक कार्य कर रहा है। तो अपरा क्या करेगा? एक प्रकार से एक ऐसी संरचना होती है अपरा, जो कि माँ के शरीर से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति करता है। ऑक्सीजन जो कि आवश्यक होता है हर जीव के लिए, इसलिए ऑक्सीजन की भी सप्लाई भ्रूण को होनी आवश्यक होती है। भ्रूण की ग्रोथ के लिए, उसके जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की भी सप्लाई अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा होगी। और साथ ही साथ पोषक तत्व जैसे कि विटामिन हैं या मिनरल्स हैं, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जो कि माता के शरीर से उस भ्रूण को पहुंचते रहते हैं। तो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति भ्रूण को अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा होती है। साथ ही साथ भ्रूण के शरीर में भोजन के पाचन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होगा। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तथा श्वसन क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पर निर्माण होता है, तो ये दोनों जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो भी अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा वापस भ्रूण से माता के शरीर में पहुँचते हैं। और तीसरा जो कार्य होता है, अपरा एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में भी ये कार्य करता है। हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिक्र आप अगर 11th में आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें जो केमिकल्स निकलते हैं वह डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, उनमें नलिकाएँ नहीं होती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसके रूप में भी अपरा या प्लेसेंटा कार्य करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्लेसेंटा के कार्य पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में प्लेसेंटा का कार्य बताइए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में प्लेसेंटा क्या करेगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और साथ ही साथ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन आदि हॉर्मोन्स का स्राव प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि प्लेसेंटा एक तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का हम जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है फीमेल में। और साथ ही साथ जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, यह गर्भावस्था में जब फीमेल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसके प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो इस हॉर्मोन्स के कारण मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उसके जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो कि बाद में जो फीटस डेवलप हो जाता है, एक बेबी के रूप में उसका जन्म होता है, तो उसको फीडिंग कराने के लिए मिल्क की फीडिंग कराने के लिए मिल्क का बनना जरूरी होता है। तो वो कार्य कौन करेगा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। साथ ही साथ जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, दूसरा हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG, ये हार्मोन फीमेल में प्लेसेंटा के द्वारा जैसे रिलीज होगा, इसका कार्य है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को ये क्या करेगा? मेंटेन करने का कार्य करता है। कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना। जैसे जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज होता है, तो वो क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, उसको बनाए रखेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन लगातार रिलीज होता रहेगा, और जिसके रिलीज होने से जो गर्भावस्था बनी रहती है। और रिलैक्सिन भी एक हार्मोन निकलता है। तो ये सब जो हार्मोन होते हैं, ये ओवरऑल गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वो कौन से हार्मोन होते हैं जो केवल गर्भावस्था में निकलते हैं। वो 3 हार्मोन होते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और रिलैक्सिन। ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि गर्भावस्था में ही निकलते हैं। माँ के शरीर में बने एंटीबॉडीज अपरा द्वारा ही भ्रूण के रक्त में पहुँचते हैं। जो माँ का शरीर होता है उसके द्वारा माता के शरीर में भी एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। एंटीबॉडी जो कि शरीर में जब कोई भी एंटीजन आता है, जब कोई बाहरी जो रोगाणु शरीर में आता है, उन रोगाणुओं को रोकने का कार्य करता है हमारे शरीर की एंटीबॉडीज़, जो कि एक प्रकार की प्रोटीन होती है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है माँ के शरीर से अपरा के द्वारा ही भ्रूण को पहुँचते हैं, जिससे कि भ्रूण के शरीर में भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। जी प्रकार की एंटीबॉडीज अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा माँ के शरीर से भ्रूण को प्राप्त होती है।